चलिए इसमें आंसर क्या होने वाला, देखो राज्य में सर्वाधिक जो भेड़ें पाई जाती है वो मारवाड़ी पाई जाती हैं। देखिए मारवाड़ क्षेत्र में जो भेड़ें पाई जाती हैं, मारवाड़ क्षेत्र में जो भेड़ें पाई जाती हैं वह सर्वाधिक भेड़ें होती है, याद रखना है, क्योंकि मारवाड़ एक बहुत बड़ा भूभाग हो जाता है और इसके अंदर संख्या में देखा जाए तो याद रखना है सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। अब मैं यहां से आगे बात करता हूं कि भेड़ें जो हैं वह पाई कहां पर जाती है, तो याद रखना यह भेड़ें आपके बाड़मेर में पाई जाती है। देखो सर्वाधिक भेड़ें कहां पर हैं, तो सर्वाधिक जो भेड़ हैं वो याद रखना है भेड़ पाई जाती है सर्वाधिक बाड़मेर में। आपको पता होगा बाड़े में सर्वाधिक क्या होती हैं, भेड़ें होती हैं, बछाड़े में सर्वाधिक क्या होती है, भेड़ें होती हैं। तो आपको पता रखना है कि सर्वाधिक भेड़ें जो हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है। बिल्कुल क्रुद्धा जी आपका आंसर सही आया है, आपका आंसर सही है। एक बार क्लास को शेयर करें ताकि अपने जो विद्यार्थी अपने साथ नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाएं। शेयर कर दे एक बार क्लास को। चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? राज्य में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं, यहां से आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हम बात कर रहे हैं राज्य में सर्वाधिक ऊंट की बात करें तो ऊंट जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, आपको याद रखना है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। देखिए अगर संख्या के अनुसार देखा जाए तो ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। संख्या के आधार पर कहां है, तो ऊंट सर्वाधिक संख्या के आधार पर जैसलमेर में। अगर ऊंट फेमस याद रखना कहां का है, तो ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है याद रखना है साथियों, यह आपके बीकानेर के अंदर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बीकानेर में है। बात आपके ऊंट की आती है तो ऊंट को याद रखना है राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ऊंट की बात करें तो ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है और इसे 2014 के अंदर राज्य पशु का क्या दिया गया, 2014 के अंदर इन्हें राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। इंपोर्टेंट है याद रखना, हल्दीघाटी क्लासेस ए राइट है, हल्दीघाटी क्लासेस श्री गंगापुर सिटी। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप और हम जो है वो एक ही लाइन से चल रहे हैं और मैंने आपका चैनल देखा है। सर जी आप गंगापुर सिटी से कोचिंग चलाते हैं, हल्दीघाटी क्लासेस आपका नाम है, और मैं अपनी जानकारी दे देता हूं, अपनी आपके ही नाम पर हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस हैं जो कि हम मेवाड़ बस्सी में हमारी क्लास चलती हैं, है ना, चित्तौड़गढ़ के बस्सी से हैं। तो आपका और हमारा जो कोचिंग है वो एक ही नाम है, तो काफी अच्छा लगा है। मैंने भी आपका चैनल देखा है, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2014 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं ऊंट मेला, और जो ऊंट मेला लगता है याद रखना ये ऊंट मेला लगता है आपके पुष्कर के अंदर। कहाँ लगता है, पुष्कर में ऊंट मेला लगता है पुष्कर में। ये कब लगता है, तो याद रखना ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला लगता है, उस मेले को कहते हैं ऊंट का मेला। बात करते हैं ऊंट जो है वो नाचना, याद रखना नाचना गांव, नाचना गांव जो है याद रखना ये आपके जैसलमेर में है, और यहाँ के बड़े अच्छे सुंदर ऊंट पाए जाते हैं यहाँ पर। याद रखना यहाँ के सुंदर ऊंट हैं, यहाँ के बड़े अच्छे से ऊंट हैं, सुंदर ऊंट हैं। कहाँ के हैं, तो वो आपके नाचना गांव के हैं। याद रखना है ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, ऊंट के गले का जो आभूषण होता है वो आभूषण कहलाता है गौरबंद। ऊंट के गले का आभूषण कहलाता है, याद रखना, गौरबंद। ऊंट के गले का आभूषण कहलाता है गौरबंद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना है। ऊंट के गले का आभूषण है वो है आपका गौरबंद। चलेगा, यह सबसे रंगीन मेला होता है, आप जैसा कि बता रहे हो। याद रखना राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का
सबसे रंगीन मेला है, सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? तो ऊंट का मेला है। याद रखना है कि बूढ़े ऊंट को क्या कहते हैं? जो बूढ़ा ऊंट होता है, बूढ़ा ऊंट, इस बूढ़े ऊंट को कहते हैं, याद रखना है, पाकर। और ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? तो याद रखना, ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? आपको कमेंट करके बताना है। ऊंटों के देवता कौन है? कौन क्लास का पढ़ा रहे हो सर? बच्चा टोरडी है, बिल्कुल। बच्चा क्या कहलाता है? तो याद रखना, टोरडी है। अब बात करते हैं अपन ऊंटों की बलि कहां पर दी जाती है? तो याद रखना, ऊंटों की जो बलि है वो आपके दी जाती थी आपके मुबारक महल, मुबारक महल। और मुबारक महल कहां पर है? तो याद रखना, ये टोंक में है। लेकिन 2014 से यहां पर बलि देना बंद कर दी गई है, वो याद रखना है। ऊंटों के देवता कौन है? तो आपको याद रखना है कि ऊंटों के देवता है पाबूजी महाराज। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता है, इन देवता का नाम है पाबूजी महाराज। ऊंट बीमार होने पर पाबू राखड़ी बांधी जाती है। तो यहां पर राइट आंसर है, ऊंट वैसे सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुबारक महल, बिल्कुल मुबारक महल है। देखिए बहुत शानदार क्लास होने वाली है। आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज आपके जितने ग्रुप हैं उन ग्रुपों के अंदर शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो ना तो मजा नहीं आता है पढ़ाने का। और आप क्लास को शेयर करते हो तो पढ़ाने में काफी मजा आता है। तो एक बार क्लास को प्लीज आप शेयर करें। कौन कौन क्लास का पढ़ा रहे हो? अरे मैं पढ़ा रहा हूं बीएसटीसी के लिए, एमसीक्यूज प्रश्न कर रहे हैं अपन, है ना। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और वो नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है? राज्य में न्यूनतम पशुधन कौन सा है? याद रखना, राज्य में न्यूनतम पशुधन वाला जिला जैसलमेर, बीकानेर, जालौर या धौलपुर। देखिए हम बात करते हैं पशु गणना की, तो आपको पता होगा राजस्थान की प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना, राजस्थान की प्रथम पशु गणना यह हुई थी 1919 से 1920 में हुई है। राजस्थान की प्रथम नस्लवार गणना, राजस्थान की प्रथम पशु नस्लवार गणना, नस्लवार गणना, यह नस्लवार गणना जो हुई है साथियों याद रखना, यह 2007 में हुई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना हुई थी, याद रखना, प्रथम पशु गणना। और स्वतंत्र भारत की पशु गणना हुई थी 1951 ईस्वी या 56 ईस्वी आता है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप, है ना। हनुमानगढ़ की पावन धरा से आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। यहां पर बात करते हैं आगे वर्तमान पशु गणना, वर्तमान पशु गणना, वर्तमान पशु गणना हुई है, यह 2017 की है। और कौन सी है? तो याद रखना, यह आपकी 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना है, 20वीं पशु गणना है। 19वीं जो पशु गणना हुई थी, याद रखना, 19वीं पशु गणना यह हुई है 2012 के अंदर। याद रखना है पशु गणना प्रति 5 वर्ष में होती, पशु गणना प्रति 5 वर्ष में होती, 5 वर्ष में होती है। पशु गणना प्रति 5 वर्ष में होती है। राजस्थान में पशु घनत्व, याद रखना है, राजस्थान में जो पशु घनत्व है, पशु घनत्व, याद रखना है कि पशु घनत्व 2012 की बात करें तो इस समय 169 प्रति वर्ग किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि याद रखना 2017 में 163
163 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर पशु गणना अभी जनगणत्व है, पशु घनत्व है, याद रखना है। यहां पर सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, याद रखना, सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं आपके कहां पर है, तो बाड़मेर में सर्वाधिक पशु है, जबकि न्यूनतम पशु कहां है, तो धौलपुर में न्यूनतम पशु हैं। कहां पर हो जाएंगे, धौलपुर में न्यूनतम पशु हैं, याद रखना है। धौलपुर में क्या है, न्यूनतम पशु पाए जाते हैं। टिंकल कुमारी, टिंकल जी आपका स्वागत है, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, गोडावण, ऊंट, चिंकारा या काला हिरण। देखिए राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, राजस्थान की प्रथम राजस्थानी भाषा की मूवी, भाषा की फिल्म, याद रखना है, राजस्थान की प्रथम राजस्थानी भाषा की फिल्म, उसका नाम है बाबो सारी लाडली। राजस्थानी भाषा की प्रथम जो मूवी है, फिल्म है, उसका नाम है बाबोसारी लाडली। जबकि राजस्थान की प्रथम फिल्म, राजस्थान की जो प्रथम फिल्म है, उस फिल्म का नाम है नजराना, फिल्म है, इसका नाम है नजराना। कौन सी मूवी है, नजराना राजस्थान की प्रथम मूवी है। यहां पर राजस्थान का राज्य पशु पूछा है, तो पशु कौन सा हो जाएगा इसमें, चिंकारा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चिंकारा इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा यहां पर और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान का राज्य कवि की बात करें तो याद रखना है, राज्य कवि, राज्य कवि कौन है, तो राज्य कवि है आपके सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के क्या हैं, राज्य कवि हैं, इन्हें सूर्यमल मिशन कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य जो पुष्प है, उस पुष्प का नाम है रोहिड़ा। रोहिड़ा, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका नाम है खेजड़ी। याद रखना है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो याद रखना ये हो जाएगा घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो खेल का नाम है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी, उसका नाम है गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी, उसका नाम है गोडावण। गुड इवनिंग सर, सीमा यादव, सीमा यादव जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलेगा, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, उसका नाम है अलगोजा। अलगोजा। चलिए, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, प्रतीक चिन्ह से संबंधित हैं, जो कि बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। घूमर, ओके पूजा खटीक, घूमर बता रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, याद रखना, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है झालावाड़ में, जयपुर में, नागौर में या उदयपुर में।
राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं? देखो झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर एक मेला बढ़ता है, वो है गोमती सागर मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला कहाँ का है? तो झालावाड़ का है। नागौर की बात करें तो याद रखना यहाँ पर तेजाजी पशु मेला है। वर्तमान में डीडवाना में लगता है, याद रखना है। यहां पर हो जाएगा का रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला। तो सर्वाधिक अभी जो इस ऑप्शन के अनुसार नागौर के अंदर सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। अगर और आपसे पूछा जाए कि गोगाजी पशु मेला कहाँ लगता है? गोगाजी पशु मेला। गोगा पशु मेला। गोगाजी पशु मेला ये लगता है नौहर के अंदर। कहाँ लगता है? नौहर। और कहां पर है? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ के अंदर लगता है। नौहर हनुमानगढ़। एक पशु मेला है वो है बलवंत पशु मेला। बलवंत पशु मेला। बलवंत पशु मेला यह मेला लगता है भरतपुर के अंदर, याद रखना है। कहाँ लगता है? भरतपुर में लगता है। एक मेला है जिसका नाम है बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला। यह मेला लगता है आपके समदड़ी गांव में। कहाँ लगता है? समदड़ी गांव। समदड़ी गांव कहाँ पर है? तो याद रखना ये बालोतरा के अंदर है। समदड़ी गांव बालोतरा। इनके बाद में नागौर में 3 मेले लगते हैं ना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। याद रखना एक मेला है जिसका नाम है वो हो जाएगा आपका मलीनाथ पशु मेला। मलीनाथ पशु मेला। मलीनाथ पशु मेला यह लगता है आपके तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? तो याद रखना ये बालोतरा के अंदर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहते हैं, इसे याद रखना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है वो कौन सा है? तो मलीनाथ पशु मेला है। चलेगा। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर नागौर हो जाएगा यहां। गद्दों एवं खच्चरों का मेला कहां पर लगता है? गद्दों का मेला कहां पर लगता है? प्रश्न पूछा गया है। गोगामेडी, हनुमानगढ़, तिलवाड़ा, बाड़मेर, परबतसर, नागौर या लुनियावास, जयपुर। गद्दों का मेला पूछा गया है। गद्दों का मेला कहां लगता है? सचिन मैघवंशी, जय बाबा रे। सचिन जी स्वागत है आपका। जयपुर में कौन सा मेला लगता है? नेक्स्ट गुरुदेव। इसके अंदर याद रखना लुनियावास है। कहां पर है? लुनिया। एक वैसे गद्दों का मेला आपको पता होगा, गद्दों का मेला एक टोंक में भी लगता है। ये गद्दों का मेला एक टोंक में भी लगता है। गदा सवारी किसकी है? तो याद रखना ये सवारी है शीतला माता की। किसकी हो जाएगी? शीतला माता की सवारी है, याद रखना शीतला माता। गद्दे सर्वाधिक विश्व में कहां पाए जाते हैं? तो याद रखना विश्व में सर्वाधिक गद्दे, विश्व में सर्वाधिक पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है उतने तो गद्दे हैं पाकिस्तान में। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है उतने तो पाकिस्तान के अंदर गद्दे हैं, याद रखना है ना। इनके बाद अपन आगे चलते हैं। यहीं पर आपको बताए लुनियावास के अंदर यहाँ पर बैलगाड़ी का मेला लगता है। बैलगाड़ियों का मेला लगता है। बैलगाड़ियों का मेला लगता है यहीं पर। बैलगाड़ियों का मेला है। गद्दा अभ्यारण्य की बात की जाए तो डुंडलोद, झुंझुनू। गधा अभ्यारण्य, गधा अभ्यारण्य के बारे में प्रश्न पूछा जाए, याद रखना गद्दा अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है डुंडलोद। और डुंडलोद कहां पर है? तो ये झुंझुनू के अंदर है, याद रखना। डुंडलोद कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है, जहां पर क्या लगता है? गद्दों का अभ्यारण्य है। यहां पर अनिल खटीक, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। शीतला माता है।
बिल्कुल शीतला माता है। देखिए तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो ये लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी है? लूणी नदी के किनारे। मात्र सभ्यता भी है तिलवाड़ा सभ्यता। परबतसर ये वर्तमान में याद रखना, परबतसर जो है वो डीडवाना कुचामन में आता है, डीडवाना कुचामन में शामिल है। और यहाँ पर वीर तेजाजी पशु मेला लगता है। गोगा जी की आप जानते हो, गोगा मेड़ी, यहाँ इसको दुर्मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी, क्योंकि गोगा जी का यहाँ पर धड़ कट के गिरा था, इसलिए दुर्मेड़ी भी कहते हैं इसको। ठीक है, चाकसू की सील की डूंगरी पर है, बिल्कुल। शीतला माता का मंदिर माधो सिंह ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई है? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई 1956, 50, 57 या 1961। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, इसके बारे में कमेंट करके बताना है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है, इसके बारे में कमेंट करके बताएं प्लीज, जल्दी से आंसर। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? निगम की स्थापना कब हुई है बताना है आपको। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है? फिर एक प्रश्न है, राजस्थान लोक कला मंडल, लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई है? लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई है? फिर प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की शुरुआत, बस सेवा की शुरुआत कब और कहां से हुई? शुरुआत कब और कहां से हुई? कब वे कहां से हुई? इन प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए इसमें राइट आंसर है 1956 है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई है 1964 के अंदर हुई है। कहाँ हुई? 1964 में। और इसका मुख्यालय रखा गया है जयपुर के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय याद रखना है जयपुर में है। राजस्थान में लोक कला मंडल की स्थापना हुई 1952 के अंदर। और इसकी जो संस्थापक है, याद रखना, इसके जो संस्थापक है उसका नाम है देवीलाल सामर। संस्थापक का नाम है देवीलाल सामर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, लोक कला मंडल का जो मुख्यालय वो उदयपुर में है। कहाँ पर है? लोक कला मंडल का मुख्यालय है उदयपुर में। राजस्थान में प्रथम ग्रामीण रोड बस सेवा कहाँ से चली है? तो याद रखना, ये ग्रामीण बस सेवा जो है 2012 में चली और ये उदयपुर से चली। कहाँ से चली है? 2012 में उदयपुर से चली थी, याद रखना है। मैं आपकी क्लास आज फर्स्ट बार ली है। बिल्कुल सीमा यादव जी, आप हमारी क्लास, मेरा यही कहना है आप सबसे, अगर जीके मुझसे पढ़ोगे ना तो जिंदगी में जीके भूलोगे नहीं, यह मेरी गारंटी है। आपको जीके कभी नहीं भूल पाओगे, इतना मैं आपको बता देता हूं। देखिए आगे हम बात करते हैं, और राजस्थान में प्रथम बस सेवा कहां चली है? राजस्थान में प्रथम बस सेवा, राजस्थान में जो प्रथम बस चली है वो बस कहां से कहां तक चली? बस याद रखना, ये चली है मेड़ता रोड, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चली है। मेड़ता सिटी तक चली है। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक बस चली है प्रथम बार। अगर रेल की बात की जाए तो याद रखना, रेल चली है प्रथम रेल, जो प्रथम रेल है ये चली है आगरा फोर्ट से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली। फोर्ट से बांदीकुई,
बांदीकुई के मध्य ट्रेन चली थी, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं भी आज ही आई हूं पूनम एलडीसी, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी मूवी। बिल्कुल आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको जीके में इतना माहिर कर दूंगा कि आप जीके कभी भी भूल नहीं पाओगे, है ना, ये बात याद रखनी है। रीजनिंग बाय पूरन सर की क्लास आज 9 बजे आने वाली है, कौन कौन देखना चाहता है? सुरेंद्र कुमार, आप जाइए वहां पर देखिए आप क्लास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरिनो किसकी नस्ल है? आपको बताना है कि मेरिनो किसकी नस्ल है। मेरिनो किसकी है? बकरी की है, गाय की है, मुर्रा की है या फिर भेड़ की है? मेरिनो नस्ल किसकी है? बयाना आगरा, बांदीकुई रेल मार्ग। मेरिनो किसकी नस्ल है? याद रखना, मेरिनो है वो है भेड़ की नस्ल है। इसे भारत की मेरिनो, है ना, भेड़ की नस्ल है। अगर बकरी, गाय, गाय की आपको पता है ना, गाय की नस्ल कौन सी आती है? गाय की एक नस्ल होती है थारपारकर, इसमें रेंडी होती है, आपको पता है रेंडी, और इसी के अंदर होती है आपकी जर्सी, जर्सी। मुर्रा होती है मुर्री, मुर्रा याद रखना भैंस की नस्ल होती है, मुर्रा भैंस की नस्ल होती है मुर्रा। राठी गाय की नस्ल होती है राठी। नाली एक भेड़ की नस्ल होती है नाली। चौखला भेड़ की नस्ल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। लूणी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? आपको कमेंट करके बताना है। बांडी, जवाई, सूंकड़ी, पश्चिमी बनास, लूणी की सहायक नदी नहीं है। सुरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग सर। नीतू, गाय, थारपर, ग्राटी, नागौरी, हरियाणवी, लूणी की सहायक नदी नहीं है। देखिए आपको पता है लूणी नदी का जो उद्गम होता है, लूणी का उद्गम आप सभी जानते हो, लूणी का उद्गम होता है नाग पहाड़ से। कहां से होता है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ कहां पर है? तो ये अजमेर में है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती हैं और यह निकलकर आपको पता है कहां जाती है? यह गुजरात में किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में या फिर कच्छ का रण, अरब सागर, कहां गुजरती है? ये अरब सागर में तो जाती है, लेकिन खंबात की खाड़ी में या फिर बंगाल की, इसमें आपके कच्छ का रण गुजरात में किस में गिरती है? लूणी। लूणी का उपनाम अगर पूछा जाए, उपनाम पूछा जाए तो याद रखना इसे कहते हैं अंतः सलीला। कालिदास ने इसे कहा है, याद रखना इसे कहा है अंतः सलीला कहा है। कालिदास ने लूणी को अंतः सलीला कहा है। इसे आदि खारी और आदि मीठी कहते हैं। आदि खारी व आधी मीठी कहते हैं इसे। आधी खारी और आधी क्या कहते हैं? मीठी कहते हैं, आधी मीठी, क्योंकि इसका नाग पहाड़ अजमेर से लेकर बालोतरा तक पानी मीठा है, फिर उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। तो इसकी जो नदी सहायक नदी नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है? पश्चिमी बनास नहीं है। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी है? टीना सोलंकी। स्वागत अभिनंदन है टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। देखिए बात करते हैं इनकी नदियों में। एक लड़की थी जो कि बहुत ही सूखड़ी, यानी बहुत सूख गई थी लड़की, और वो सूख गई, याद रखना सूख गई थी, जो कि क्या उसको लोग गुहिया कहते थे। क्या कहते थे? एक लड़की थी जिसका नाम था लूणी। एक लड़की थी जिसका नाम था लूणी, और लूणी वो बहुत ही सूख गई थी, जिसे लोग गुहिया कहते थे, लेकिन उसकी सगाई नहीं हो रही थी। उसकी क्या नहीं हो रही थी? याद रखना, उसकी सगाई नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद उसकी सगाई हो जाती है,
तो जवाई आता है। कौन आता है? जवाई आता है। और वो बाजार में उसके गांव में मीठड़ी, याद रखना है, वो उसके गांव में क्या बांटती हैं? मिठाई बांटती हैं। उसके गांव में क्या बांटती हैं? मिठाई बांटती हो, मीठड़ी। उसके गांव में मिठाई बांटती हैं और वो मिठाई उन लोगों को सबको खारी लगती है। मिठाई क्या लगती है? खारी लगती है, याद रखना है। खारी लगती है तो लोग उसे कहते हैं, ए बांडी तू कौन सी मिठाई लेके आई है? ए बांडी तू कौन सी मिठाई लेके आई है? तो याद रखना, सूंकड़ी, गुइया, सगाई, जमाई, मीठड़ी, खारी, बांडी। और एक होती है जोजड़ी। जोजड़ी जिसे रोजड़ी भी कहते हैं, याद रखना है। हाय सर एंड ऑल, जिक्कू के पवार। याद रखना, पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है ये, जो अरावली को काट कर बहती है। लूणी किसको काट कर बहती है? ये जोजड़ी। इसमें मिलने वाली एकमात्र, इसमें मिलने वाली एकमात्र कौन सी नदी? दाई नदी है या बाई नदी? बताए मुझे, ये दाई नदी है या बाई है? दाई है या फिर बाई है? एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, पहाड़ियों से नहीं होता है। मरुस्थल की गंगा, सागरमती, मीठी, खारी, लवणवती, शकरी। मिस्टर शेखावत, राधे राधे, स्वागत, आप अभिनंदन है आपका। चलेगा। आपको पता है बांडी नदी का उद्गम होता है हेमावास की पहाड़ियां। कहां से होता है? हेमावास गांव की पहाड़ियां। इस पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है हेमावास बांध है। कौन सा बांध है? हेमावास बांध बना हुआ है, ये पाली के अंदर। यहां पर जवाई नदी है, याद रखना, ये गोरिया गांव की पहाड़ियों से आती है। कहां से आती है? गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली हैं। इसके ऊपर भी एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर या पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। सूंकड़ी नदी आपको पता होगा, इस पर भी एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है बांकली बांध। और ये जालोर में बना हुआ है। जालोर शहर और जालोर दुर्ग इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। ओके, चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनाबाव की पहाड़ियां, महन झील, देवास या फिर खमनोर की पहाड़ियां। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? सुमन कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जोजड़ी एकमात्र दाई किनारे से मिलने वाली नदी है। जोजड़ी एकमात्र दाई किनारे से मिलने वाली नदी है। ठीक है जी, सुमन जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। जो भी नए विद्यार्थी आते हैं वो कृपया करके एक बार अपनी क्लास को शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास अपनी क्लास को शेयर करें। आप सभी के लिए क्लासें लगाई जाती हैं और आप सब इस क्लास में कंजूसी करते हो शेयर करने में। ऐसी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। देखिए इसमें है, चंबल नदी का उद्गम होता है जनाबाव की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है? ये एमपी में। देखिए ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में यह प्रवेश करती है आपके चौरासीगढ़ नामक स्थान से। चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ कहां पर है? तो याद रखना, ये रावत भाटा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बैसरोडगढ़, बैसरोडगढ़, रावत भाटा, बैसरोडगढ़, यहां से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। याद रखना है, चित्तौड़गढ़। अगर बात की जाए इस चंबल नदी की कुल लंबाई की अभी वर्तमान में, तो इसकी वर्तमान में लंबाई है 1051 किलोमीटर है। 1051 किलोमीटर कुल लंबाई आती है इसकी। इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। 4 बांध बनाए गए, याद रखना क्या बनाए गए? 4 बांध है। वो बांध है गांधी को राज। याद रखना क्या है? गांधी को राज। बांध कौन सा है? तो गांधी को राज है। यानी पहला बांध बना है उसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? गांधी सागर बांध। दूसरा बांध है उसका नाम है कोटा बैराज। कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज। ये निर्माण के अनुसार है। तीसरा हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। चौथा हो जाएगा वो है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है, जवाहर सागर बांध। याद रखना
इस बांध का निर्माण हुआ है 1959 में, कोटा बैराज का हुआ है 1960 में, राणा प्रताप का हुआ है 1970 में, और जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ है 1971 के अंदर। याद रखना है। इनके बाद आगे बात करते हैं तो चंबल एक जल परियोजना भी है, जो याद रखना मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और कितनी कितनी हिस्सेदारी, तो 50-50% हिस्सेदारी है इनकी सबकी। कितनी कितनी हिस्सेदारी? 50%। देखो कुल चंबल परियोजना से विद्युत का उत्पादन कितना होता है? कुल 115 प्लस 172, 115 प्लस 172 प्लस 99, इनको जोड़ ले तो कितना हो जाता है? 7 और 9, 6 1 8 9 9 18 हासिल 1 3, 386 मेगावाट बिजली का यहां से क्या होता है? उत्पादन होता है। और इसमें 50-50% हिस्सेदारी है, 50 एमपी की है, 50 राजस्थान की हिस्सेदारी है। गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और याद रखना है कोटा बैराज, ये आपका सिंचाई हेतु निर्मित बांध है। राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा गांधी सागर बांध है। याद रखना राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे लंबा बांध है, जो कि जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे लंबा बांध है। खमनोर की पहाड़ियों से याद रखना बनास नदी आती है, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से आती है। देवास गांव की पहाड़ियां, देवास गांव की पहाड़ियां, यहां से कौन सी नदी? पार्वती। महन झील से तो आपको पता है माही नदी आती है, महन झील से माही नदी आती है। याद रखना माही नदी महन झील से आती है। अच्छा, देवास गांव की पहाड़ियों से पार्वती आती है या काली सिंध आती है? कमेंट करके बताएं, काली सिंध या पार्वती आती है देवास गांव की पहाड़ियों से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है? माही है, बनास है, चंबल है या खारी है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए माही नदी, बनास, चंबल, खारी, इनमें से अरब सागर में गिरने वाली एक नदी है जिसका नाम है माही नदी। कौन सी नदी है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखना माही नदी। देखिए हम बात करने वाले हैं माही नदी की। यह माही नदी जो है कहां से निकलती? तो याद रखना यह निकलती है आपके महंद झील, विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल चल की पहाड़ियां, धार जिला एमपी से आती है ये, याद रखना है। इसका राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? राजस्थान में इसका प्रवेश होता है, वो होता है आपके कौन सा गांव हो जाएगा? कमेंट करके बताएं, माही का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? खांदू गांव। कौन सा गांव है? याद रखना खांदू गांव है। और खांदू गांव कहां पर है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बांसवाड़ा। खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है ये। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर राजस्थान में कुल लंबाई है। जबकि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई मिलती है 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर है। कर्क रेखा 2 बार काटती है इस नदी को। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। याद रखना उल्टे उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। इसके बाद आपको पता होगा इस पर बांध बने हुए। बांध की बात करें तो इस पर 3 बांध है। एक बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई मिलती है वो मिलती 3109 मीटर।
3109 मीटर इसकी लंबाई मिलती है। और याद रखना माही बजाज सागर बांध परियोजना, यहां से कुल विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और इसका उत्पादन का केवल और केवल बिजली में राजस्थान की हिस्सेदारी है, जबकि यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात की हिस्सेदारी पानी में 55% है और राजस्थान की 45% है। बात आती है यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है और वह त्रिवेणी संगम होता है नवाटापुरा। नवाटापुरा कहां पर है तो याद रखना ये डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर हो जाएगा, डूंगरपुर। यहां पर आपको पता है बेनेश्वर धाम स्थापित है, बेनेश्वर मेला लगता है यहां पर। गजब क्लास, ओके थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। टोंक में, कोटा में, दौसा में या चूरू में? माधो सागर बांध कहां पर स्थित है? आंसर दीजिए आप, माधो सागर बांध कहां पर स्थित है? माधो सागर बांध कहां पर स्थित है तो दौसा के अंदर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो यहां पर टोंक की बात आती है तो एक बांध पूर्व में यहां पर था, उसका नाम था बिशलपुर बांध। कौन सा बांध था? बिशलपुर बांध, जो कि वर्तमान में कहां पर है? ये केकड़ी के अंदर है। वर्तमान में कहां पर है तो याद रखना ये केकड़ी के अंदर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? ये पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, याद रखना है। चूरू की बात करें तो चूरू आपको पता है राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। राजस्थान का सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है कौन सा है तो चूरू है। आगे बात आती है, याद रखना कि इस चूरू में कोई नदी नहीं है। याद रखना कोई नदी नहीं है। यहां पर ताल छापर अभ्यारण्य और ताल छापर झील है। ताल छापर अभ्यारण्य और यहां पर ताल छापर झील है, अभ्यारण्य है। और यहां पर याद रखना ताल छापर क्या है? झील है। यहां पर याद रखना काले हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। इसे कृष्ण मृग कहते हैं। कृष्ण मृग कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं? कृष्ण मृग के नाम से जानते हैं। कृष्ण मृग कहते हैं, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कृष्ण मृग या काले हिरण, ये ताल छापर अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को याद रखना द्रोणाचार्य की क्या कहते हैं? द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहते हैं। द्रोणाचार्य की इसे तपोभूमि कहते हैं। द्रोणाचार्य की तपोभूमि कहते हैं इसे, वो भी याद रखना है।
अच्छा, यहां पर घास पाई जाती है जो कि काला हिरण खाता है, उस घास का नाम है मोबिया घास। कौन सी घास है? मोबिया घास पाई जाती जो कि कौन खाता है? काला हिरण खाता है, मोबिया घास। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? तो सवाईमाधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में या पाली के अंदर है? मोरेल बांध कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताएं। मोरेल बांध कहां पर स्थित है? देखिए, मोरेल बांध आपके बना हुआ है सवाईमाधोपुर में। कहां पर है? सवाईमाधोपुर में बना हुआ है। अच्छा, कौन सी नदी पर बना हुआ है ये बताएं मुझे। ये मोरोल बांध जो है, मोरेल बांध, नदी कौन सी है? कमेंट करके बताना है। बीकानेर में कोई बांध नहीं है। टोंक की बात करें, पाली के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध। कौन सा बांध है? याद रखना, जवाई बांध। इस जवाई बांध की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये याद रखना, सुमेरपुर में। कहां पर हो जाएगा? सुमेरपुर, पाली के अंदर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था महाराजा उमेश सिंह ने। इसका निर्माण करवाया उमेश सिंह है। इसीलिए महाराजा उमेश सिंह को राजस्थान, मारवाड़ का भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? इन्हें याद रखना, भागीरथ कहते हैं। मारवाड़ का भागीरथ कौन है? तो उमेश सिंह जी हैं। संजीत कुमार, प्रणाम सभी को। संजीत जी, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आगे बात करते हैं, ये जो बांध है जवाई बांध है, याद रखना, जवाई बांध। इस जवाई बांध की बात कर रहे हैं अपन। इस बांध को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। और इस बांध को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहते हैं इसे? याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं, याद रखना है। इस बांध में जो जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति, वो याद रखना है होती है आपकी सही परियोजना से। कहां से होती है? सही परियोजना। और ये सही परियोजना याद रखना, इसके तहत एक जल सुरंग बनाई गई है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। यहां पर जल सुरंग है, उस सुरंग का नाम है सई सुरंग। क्या नाम है? सई जल सुरंग। ये बनी थी 1977 में और इसकी लंबाई आती है आपके कम से कम 6 किलोमीटर, 6 या 7 किलोमीटर आती है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? आपको कमेंट करके बताना है। आर्ट कल्चर शुरू हुई यहां से। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? आराध्य देवी किसकी है बताना है। डामोर की, कंजर की, गरासिया की या सांसी की है? चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? मानू, प्रजापत, डामोर। अरे चौथ माता डामोर की कहां से होगी आराध्य देवी? अच्छा, इसमें राइट आंसर आप बता रहे हो डामोर, डामोर। देखो, कंजर जनजाति की तो ये कुल देवी है। कंजर जनजाति की तो क्या है? याद रखना, ये कुल देवी। ये तो मेरे को ही पता है, कंजर जाति की कुल देवी है। कंजर जाति की क्या है? ये जाति की कुल देवी है ये चौथ माता। इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में इनका मंदिर। सवाईमाधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, कंजर। यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला? संजीत, 4 को लॉक करो। हर कई देखो, आराध्य देवी की जगह आपको करना है यहां पर कुल देवी। क्या करना है? कुल देवी। और कुल देवी में राइट आंसर हो जाएगा वो है कंजर जनजाति। कौन सी हो जाएगी? कंजर। यहां पर हम बात करते हैं कंजर जनजाति।
कंजर जनजाति यह कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में। इनके घरों के कभी ताले नहीं लगते, इनके घर के 2 दरवाजे होते हैं। हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और ये गुमंत यानी चोरी कर कर इनका जीवोपार्जन करते हैं। इनके मरने के बाद 2 बूंद शराब की मुंह में डाली जाती है। इनके जो लोग होते हैं उनका गर्दन काट कर उसे जला दिया जाता है, बाकी शरीर को दफनाया जाता है। और ये हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती हैं, याद रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे डामोर जनजाति। देखिएगा, बात करते हैं अपन आगे डामोर जनजाति की। तो याद रखना ये डामोर जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये डामोर पाई जाती है सिमलवाड़ा तहसील। कौन सी तहसील है? सिमलवाड़ा तहसील। सिमलवाड़ा तहसील कहां पर है? तो याद रखना ये आपके डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर में है। मूलतः ये जाति है, याद रखना कहां की है? तो ये मूलतः आपके गुजरात की जाति, गुजरात की है। इनके जो लोग होते हैं वो लोग महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। लोग महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? तरह गहने पहनते हैं, गहने पहनते, याद रखना। इनका जो मुखिया होता है वो मुखिया कहलाता है, मुखी कहलाता है। मुखिया क्या कहलाता है? याद रखना मुखी कहलाता है। इनका मेला बड़ा फेमस है और उस मेले का नाम है छेला बावसीरा मेला। याद रखना कौन सा मेला है? छेला बावसीरा मेला। बावसीरा मेला, छेला बावसीरा मेला बड़ा फेमस रहता है इनका, याद रखना है। लाडला सांवरिया सेठ का संजीत जय भीम भाई। अब पढ़ लो जी, बिल्कुल पढ़ लो, आप फालतू में बातें मत करो, बातें नहीं करनी है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, कंजर गरासिया जनजाति आपको पता है कहां पाई जाती है? तो गरासिया सर्वाधिक पाई जाती है, आपको पता है ये भाकर क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? भाकर क्षेत्र। और भाकर क्षेत्र कहां पर है? तो ये सिरोही को कहते हैं, याद रखना भाकर क्षेत्र सिरोही में। सांसी कहां पाई जाती है? तो सांसी भरतपुर में पाई जाती है सर्वाधिक। सांसी की एक रस्म बड़ी इंपोर्टेंट है, उसका नाम है कुंकड़ी रस्म। सांसी जनजाति की एक रस्म है जिसका नाम है कुंकड़ी। आगे बढ़ते हैं। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यहां से आपको आंसर देना है। गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या फिर हाड़ौती? देखिए यहां पर मारवाड़ की बात करें तो यहां पर एक तो गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। यहां पर याद रखना मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव। मेवाड़ की बात करें तो याद रखना यहां पर मीरा महोत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़, मेवाड़ चित्तौड़ है। मेवाड़ के अंदर मनाया जाता है, याद रखना अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव यह मेवाड़ के अंदर मनाया जाता है। वो भी नाथद्वारा का फेमस है। कहां का है? नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव है। मेवाड़ के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है, वो है जौहर महोत्सव, जौहर मेला महोत्सव। जौहर मेला महोत्सव कहां लगता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। शेखावाटी देखो आगे है हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती में कोई भी नहीं है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी ये कहां का संबंधित है? मारवाड़ का संबंधित है। और अगर आ जाए याद रखना कि फुलडोल महोत्सव कहां का है? फुलडोल महोत्सव आपको कमेंट करके बताना है, फुलडोल महोत्सव कहां का है। इनके बाद में बताना है पतंग महोत्सव कहां का है? पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव कहां का है? कमेंट करके बताना है। इसके बाद थार महोत्सव कहां का है? बताना है, थार महोत्सव। पतंग महोत्सव, थार महोत्सव, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव कहां का है? ऊंट महोत्सव कहां का है? ऊंट महोत्सव कहां का है? ऊंट महोत्सव।
इनके बाद आगे है वो है आपका मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ का है ये भी बताना है, मरु महोत्सव। इनके बाद में आपका शरद महोत्सव। शरद महोत्सव कहाँ का है, शरद महोत्सव। एक आता है आपका ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है बताना है आपको, ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है, इतने सारे महोत्सव है। देखो फुलडोर महोत्सव ये आपके शाहपुरा का, कहाँ का है, शाहपुरा का है। पतंग महोत्सव कहाँ का है तो याद रखना जयपुर का है। पतंग के बाद थार महोत्सव कहाँ का है तो ये बाड़मेर का है। हाथी महोत्सव कहाँ का तो याद रखना ये जयपुर का है। ऊंट महोत्सव कहाँ का तो बीकानेर का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है। जो मरु महोत्सव कहाँ का तो जैसलमेर का है। मरु महोत्सव कहाँ का है, जैसलमेर का है। शरद महोत्सव कहाँ का है, सिरोही का है, माउंट आबू सिरोही का है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है तो ये भी सिरोही का है, याद रखना है। एक नृत्य एक आता है ढोल नृत्य, क्या आता है, ढोल नृत्य, ये कहाँ का है तो ये आपके जालोर का है। और एक आता है ढोल महोत्सव। ढोल महोत्सव, ढोल महोत्सव कहाँ का है तो याद रखना ढोल महोत्सव आपके बारा का है। कहाँ का हो जाएगा, ढोल महोत्सव बारा का है। कोमल साहू, जय सांवरिया सेठ की, बिल्कुल कोमल स्वागत अभिनंदन है, आप बहुत लेट आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं। आर्ट कल्चर का क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं, मौसर के बारे में पूछा गया है। दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रीति भोज। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। नाइस क्लास, संजीत कुमार, स्वागत, धन्यवाद संजीत जी। देखिए मौसर क्या है तो मौसर याद रखना मृत्यु भोज, क्या है, मृत्यु भोज। इसे अपन 11 दिन होते उसे कहते हैं काइटा, क्या कहते हैं, काइटा कहते हैं। 11वां दिन होता है उसे काइटा कहते हैं, याद रखना है। इनके बाद में लकड़ियां जो इकट्ठी की जाती हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं उसे कहते हैं मंगूदना। इकट्ठी करते हैं उसे कहते हैं मंगूदना। मंगूदना क्या कहते हैं, मंगूदना कहते हैं, याद रखना है। इनके बाद एक होता है आपका लोकाई। लोकाई का है तो याद रखना ये भी मृत्यु भोज है, क्या है ये भी मृत्यु भोज ही है। इसके बाद में एक होता है मोताना। मोताना, मोताना क्या है तो याद रखना है मोताना, यह मृत्यु की मोताना। इनके बाद एक होता है आपका पेवरी। पेवरी क्या है, पेवरी याद रखना नव वधु की ओढ़नी है। नव वधु की क्या है, ओढ़नी है। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं, पेवरी। इसके बाद है बिनोटा। बिनोटा क्या है, बिनोटा नवेली जो दुल्हन होती है उसकी जूतियों को क्या कहते हैं, बिनोटा कहते हैं। नई नवेली जो दुल्हन होती है उसकी जूतियों को बिनोटा कहते हैं। चलिए, नई नवेली दुल्हन की जो जूतियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, जूतियां को बिनोटा कहते हैं, याद रखना। काम था इसलिए चलेगा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है। रमजोड़ आभूषण जो है वो कहां पहना जाता है, कमेंट करके बताना है।
रमजोल आभूषण कहां पहना जाता है, ये आपको बताना है। कमर में, नाक में, पैर में या अंगुली में? रमजोल आभूषण कहां पहना जाता है? उसके बाद बताना है आपको चूप आभूषण कहां पहनते हैं, चूप। चूप के बाद एक आभूषण है चाप, कहां पहनते हैं? चूप, चाप। इनके बाद में बेसरी, बेसरी आभूषण कहां पहनते हैं? बेसरी के बाद कंदोरा कहां पहनते हैं? कंदोरे के बाद आपका आंवला आभूषण कहां पहना जाता है? आंवला। आंवला के बाद में मुक्त माला कहां पहनते हैं? मुक्त माला, मुक्त माला। इनके बाद में आभूषण है, उसका नाम है, वो है नेवरी आभूषण कहां पहनते हैं? नेवरी। इसके बाद में टड्डा, टड्डा आभूषण कहां पहना जाता है? टड्डा। चलो टड्डा छोड़ देते हैं। शीश फूल कहां पहनते हैं? शीश फूल। शीश फूल के बाद एक होती है बोंगली, बोंगली, बोंगली आभूषण कहां पहनते हैं? इनके बाद में छड़, छड़ आभूषण कहां पहना जाता है? छड़। एक होता है छेल खड़ी आभूषण कहां पहनते हैं? छेल खड़ी, छेल खड़ी आभूषण। सी राइट आंसर। रमजोल, रमजोल पे में पहनते हैं। अच्छा, यहां पर चुप आभूषण कहां पहनते हैं? तो चुप चाप, चुप चाप। चुप आभूषण पहनते हैं दांत में, कहां पहनते हैं? दांत में। चाप कहां पहनते हैं? तो याद रखना नाक में। बेसरी कहां पहनते? तो नाक में। कंदोरा कहां पहनते? तो कमर में। आंवला कहां पहनते? तो पैर में। मुक्तमाला कहां पहनते? तो गले में। नेवरी कहां पहनते? तो याद रखना पैर में। शीश फूल कहां पहनते? तो सिर में, याद रखना सिर में। भोंगली कहां पहनते? तो भोंगली नाक में पहनते हैं, नाक। छड़ कहां पर? सर क्लास नहीं चल रही है। चलिए अब बताए, क्लास चली वापस? पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब बताए चली क्या वापस? ठीक है, अब चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य संबंध है। गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है, ये बताएं। गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है? गिद्दड़ का संबंध कहां से है? मारवाड़ से, शेखावाटी से, वागड़ से या ढूंढाड़ से? गिद्दड़ नृत्य का संबंध कहां से है? अब ठीक है, बिल्कुल। आज ये प्रॉब्लम कर रही है ना। देखिए यहां पर शेखावाटी से गिद्दड़ है। कहां से है? शेखावाटी से गिद्दड़ है। देखो यहां पर मैं कुछ आपको नृत्य लिखता हूं, वो बताना है। अग्नि नृत्य कहां का है? आपको कमेंट करते जाना है। अग्नि नृत्य आप कमेंट करते जाना है। अग्नि नृत्य कहां का है? ढोल नृत्य कहां का है? आप सभी कमेंट करें। अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। कबूतरी के बाद है बम नृत्य, बम नृत्य। बम के बाद है आपका घूमर, घूमर नृत्य। आप कमेंट करते जाना, घूमर नृत्य। घूमर के बाद है आपका बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। इनके बाद हो जाएगा आपका वो है हातिमना, हातिमना नृत्य। इनके बाद में हो जाएगा चंग ढप, चंग ढप। इनके बाद में हो जाएगा आपका लांगुरिया। गीत और नृत्य एक होता है गुटकन। देखो यहां पर अग्नि नृत्य है, ये हो जाएगा आपका बीकानेर, कर्तरियासर बीकानेर का। ढोल नृत्य जालोर का है। कबूतरी आपके चूरू का है। बम नृत्य भरतपुर का है। घूमर नृत्य मारवाड़ का है, पूरा राजस्थान का है। और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है।
झालावाड़। बिंदोरी झालावाड़ का है। हाथीमना भीलों का है, भीलों का है। चंग और ये शेखावाटी का है, शेखावाटी। लांगूरिया नृत्य करौली का, केला देवी, ये भी करौली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजण नृत्य किससे संबंधित है? पेजण नृत्य कहां से? मेवाड़ से, वागड़ से, हाड़ौती से या मारवाड़ से? पेजण नृत्य बताना है आपको। पेजण नृत्य के बारे में कमेंट करके बताएं। पेजण नृत्य कहां का है? कमेंट करके बताएं। तन्नू गर्ग जैसलमेर, नमस्ते जी, स्वागत है आपका तन्नू जी। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। पेजण नृत्य कहां का है? जल्दी कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो याद रखना है, नाथद्वारा का मूल नाम बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़ या फिर बदेला। बताए मुझे, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? नाथद्वारा का मूल नाम मिलता है साथियों, याद रखना, सिहाड़। देखिए नाथद्वारा कहां पर है? तो याद रखना ये राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद में। नाथद्वारा की याद रखना, नाथद्वारा चित्रशैली की बात करें, नाथद्वारा चित्रशैली, यह चित्रशैली इसके प्रारंभ करता है, याद रखना, नाथद्वारा प्रारंभ करता है, उनका नाम है राज सिंह जी। नाथद्वारा चित्रशैली को प्रारंभ किया था और यहां पर स्वर्णकाल भी इन्हीं का माना जाता है, स्वर्णकाल भी इन्हीं का माना जाता है, याद रखना, राज सिंह जी का है। यहाँ की पिछवाइया कला फेमस है, पिछवाई कला प्रसिद्ध है यहाँ की। यहाँ पर नाथ संप्रदाय की, यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। क्या है? यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, संप्रदाय की यहाँ पर याद रखना प्रधान पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। क्या है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का क्या है? मंदिर। ये मूर्त कौन लाए? तो राज सिंह जी लेकर आए थे, याद रखना है। कौन लाए थे? राज सिंह जी। कमलेश मीणा, सिहाड़ सिहाड़ सिहाड़। ओके सर मैं जाऊं, बिल्कुल पधारो आप, कोई न रोक रहे धन है ना। आओ तो वेलकम, जाओ तो बीडगम। पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिहाड़ आंसर राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये बताया आप। नेमिनाथ जी, विमल शाह, आदिनाथ या भीम शाह? इंडियन आर्मी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए इसमें राइट आंसर होने वाला है, देलवाड़ा के मंदिरों का निर्माण करवाया है, इसमें निर्माण कराने वाला है वो है आपका विमल शाह। देखो निर्माण करवाने वाला है विमल शाह। देखो यहाँ पर दो मंदिर बने हुए देलवाड़ा में, और देलवाड़ा में मंदिर बना हुआ, एक तो बना है विमल शाह मंदिर, विमल शाही मंदिर है। इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, याद रखना। किसने करवाया है? विमल शाह ने करवाया था। एक मंदिर बना हुआ है, उसका नाम है
और वह मंदिर हो जाएगा आपका लोणवे साई मंदिर। कौन सा है? लोणवे साई मंदिर। लोणवे साई मंदिर, यह लोणवे साई मंदिर याद रखना नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी को क्या है? समर्पित है। और ये विमल साई आदिनाथ जी को समर्पित है। आदिनाथ जी किसको है? आदिनाथ जी को। एक मंदिर बना हुआ है नाकोड़ा, नाकोड़ा जैन मंदिर है। और ये जैन मंदिर किसको प्रसिद्ध है? ये समर्पित है तो ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, नाकोड़ा के जैन मंदिर है। यहां पर आपको रणकपुर के जैन मंदिर पूछा जाए, रणकपुर के जैन मंदिर, और रणकपुर के जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भी आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको है? आदिनाथ। और यहां पर आपको पता है इसे खंभों का अजायब कर कहते हैं। 1 4 4 4 1444 क्या है? यहाँ पर खंबे लगे हैं। सिस्टर गई, ओके जाने दे, जो जाता है उन्हें जाने दे। जाट साहब आप जाने दो उन्हें। अनिल मीणा बूंदी। चलिए आगे बात करते हैं। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर है? आमेर में, नरेना में, मंडोर में या करौली में? दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताएं। दादू पंथ की प्रधान पीठ है वो याद रखना है, वो है नरेना। नरेना कहां है? तो ये दुद्दू के अंदर है। कहां पर हो जाएगी? दुद्दू में है। नरेना कहां पर है? दुद्दू के अंदर है, याद रखना है। दादू पंथ की बात करते हैं तो ये बड़े ही, इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? दादू को राजस्थान का, इन्हें कबीर कहते हैं। दादू दयाल को राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, याद रखना। इनके ग्रंथ है दादूरी वाणी, ग्रंथ है इनका दादूरी वाणी। दादूरी वाणी, दादूजीरा दोहा, ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है, आपको इसके बारे में आंसर देना है। बैलगाड़ी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध मेला है? शीतला माता का मेला है, गोडवाड़ का मेला है, पुष्कर का मेला है या कपिल मुनि का मेला है? बताएं मुझे। देखिए यहां पर मैं कुछ मेले लिख देता हूं। ये जो बैलगाड़ी का मेला, ये शीतला माता का मेले से प्रसिद्ध मेला है। अगर बात करें, याद रखना, पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला एक पशु मेला है, याद रखना है। क्या है? पुष्कर एक पशु मेला है। क्या है? ये पशु मेला है। और ये कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आपको पता है कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। कपिल मुनि का मेला याद रखना, ये कोलायत में लगता है। कोलायत, कोलायत कहां पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। और ये भी कब लगता है? तो याद रखना ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एक मेला लगता है जिसका नाम है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला। और ये मेला लगता है आपके 12 के अंदर। और ये भी कब लगता है? तो याद रखना ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, याद रखना है। वो है आपका कपिल धारा का मेला है ना। और यहां पर याद रखना, इसे यहां पर सर्वाधिक पीपल के वृक्ष, सर्वाधिक क्या है? तो पीपल के क्या है? यहां पर वृक्ष हैं, याद रखना है। पीपल के क्या है? वृक्ष हैं। कोलायत मेला लगता है, यहां पर आपको बताएं, कोलायत मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला या कोलायत मेला भी कहते हैं इसे। मम्मी बोल रही थी हाँ। इसके बाद आपको पता है राजस्थान का एक मेला है जिसका नाम है, वो है रामदेव रूणीचा मेला। कौन सा है मेला है? रूणीचा।
और ये रुणीचा मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना ये लगता है आपके रामदेवरा में। रामदेवरा कहाँ है, तो रुणीचा, याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। आदिवासियों का जो कुंभ है वो किसे कहते हैं? बाणगंगा मेला, पुष्कर का मेला, सुरसरा का मेला या बेणेश्वर मेला? TU तल की लिखे तो TUL ऐसे तुलसा, क्या लिखा हुआ है? तुलसा है, क्या लिखा हुआ है, क्या है? और देखिए इसमें याद रखना बेणेश्वर मेला है। कौन सा हो जाएगा? बेणेश्वर। देखिए यहां पर बात करते हैं बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की बात करें तो याद रखना ये कहां पर है, तो ये है नवाटापुरा। नवाटापुरा कहां पर है, तो डूंगरपुर में है। कौन सी नदियां हैं यहां पर, तो याद रखना है यहां पर 3 नदियों के संगम पर है, सोम माही जाखम, सोम माही और जाखम नदी के संगम पर है। याद रखना इनका बेणेश्वर जो मेला है ये लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला लगता है। इसके जो संस्थापक हैं वो याद रखना संत माऊजी हैं। संस्थापक कौन है, तो संत माऊजी हैं। संत माऊजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो याद रखना इन्होंने ग्रंथ लिखा है चोपड़ा नामक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो चोपड़ा ग्रंथ लिखा है, चोपड़ा ग्रंथ। याद रखना है संत माऊजी का जन्म कहां पर हुआ, तो ये सीलवा गांव डूंगरपुर में हुआ। सीलवा गांव कहां पर है, तो डूंगरपुर में हुआ है, याद रखना है डूंगरपुर। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा था? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम है लसाड़िया आंदोलन। संत माऊजी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन हो जाएगा? लसाड़िया आंदोलन चलाया इन्होंने। इनके बाद हम बात करते संत माऊजी की, और इस मेले को कहते हैं आदिवासी का कुंभ। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे याद रखना। आदिवासियों का क्या कहते हैं? इसे कुंभ कहते हैं, वो याद रखना है। बाणगंगा का मेला ये भरतपुर में लगता है, आपको पता होना चाहिए। पुष्कर मेला ये अजमेर में लगता है, पुष्कर अजमेर में। सुरसरा का मेला याद रखना ये अजमेर में लगता है, तेजाजी मेला है, ये भी याद रखना है। आई एम गोइंग भैया, कहाँ जा रही है मिस्टर शेखावत? जाना नहीं है, जुड़े रहे। जीके बहुत शानदार होता है यहाँ पर। जाट साहब मुकेश पंचोली पर जा रहे हैं, अरे पढ़ लो। अभी तक में 20 क्वेश्चन और है मेरे पास, 26 प्रश्न और हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 26 क्वेश्चन मेरे पास और हैं, ठीक है जी। 26 प्रश्न और है अभी तक, पढ़ते रहे, आपको क्या दिक्कत है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चित्र शैली की बात आई है। चित्रकला शैली बनी ठनी, बनी ठनी का संबंध कहां से? बनी ठनी संबंधित है सामंत, सतवंत प्रसाद, नागरीदास, मृगवंती या शिव पार्वती। बनी ठनी का संबंध किससे? सर मैं जा रही हूं। अरे मिस्टर शेखावत कहां जा रही है? प्लीज मत जाना, ऐसे क्या करती हैं? प्लीज मत जाना मिस्टर शेखावत, नहीं जाना है आपको, आपको हमारे चैनल पे ही रहना है। देखिए हम बात करते हैं बनी ठनी चित्रकला की। यह जो है बनी ठनी नागरीदास या सामंत सिंह, सामंतदास, सामंतदास, नागरीदास या सामंतदास की क्या थी? यह प्रेमिका थी। क्या थी? यह प्रेमिका। नागरीदास या सामंत सिंह की क्या थी? यह प्रेमिका थी, याद रखना है, सामंत सिंह या नागरीदास। ये जो बनी ठनी है इसे कहते हैं भारत की मोनालिसा। भारत की क्या कहते हैं इसे? मोनालिसा।
मोनालिसा कहते हैं, भारत की मोनालिसा। इसके जो नाक का आभूषण है वो नाक का आभूषण हो जाएगा बेसरी। क्या हो जाएगा? बेसरी। याद रखना इसको जो प्रकाश में लाया था, प्रकाश में लाने वाला कौन था, उस व्यक्ति का नाम आता है। प्रकाश में लेकर आया था। क्यों सर? देखना क्लास किसना गुड सीखिएगा। मोनालिसा। अच्छा, प्रकाश में कौन लेकर आया था इसको, बनी ठनी को बताना।